नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो काव्य शास्त्र देखेंगे। काव्य शास्त्र के मैं लगभग 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये तीसरा पार्ट है। और काव्य शास्त्र के क्वेश्चन कम से कम 5-6 से मतलब 7-8 के लगभग क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते ही हैं, क्योंकि रस, छंद, अलंकार ये सब काव्य शास्त्र के ही पार्ट हैं। और इससे संबंधित जो सब शक्तियाँ हैं, काव्य प्रयोजन, लक्षण, ये सब मतलब अपने काव्य शास्त्र में ही आते हैं। तो ये इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको देखोगे तो कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, चक्षुष बिंब का संबंध किससे है। तो जो चक्षुष बिंब है इसका संबंध किससे है? नेत्र से। चाक्षुष ये क्या है? ये अपना नेत्र, आंख से संबंधित। ठीक है, दीवा स्वप्नात्मक अथवा दुखात्मक, दुख स्वप्नात्मक, दीवा स्वप्नात्मक और दुख स्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? तो वह है फैंटेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दीवा स्वप्नात्मक अथवा दुख स्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? ये है फैंटेसी। मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन हमारा इसमें यह है डी सही होगा। यह कल्पना पर आधारित होता है। तो ये कल्पना पर आधारित नहीं होता, जो सही है उसे देख लेते हैं। मिथक का संबंध अति मानवीय क्रियाकलापों या अति मानवीय प्राणी या घटना से होता है। वह अनेक आदि बिंबों का गुच्छ होता है। इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। ठीक है, मिथक के संबंध में जो कथन सत्य हैं, क्योंकि कल्पना पर नहीं होता। मिथक एक पौराणिक कथाएं होती हैं जो अपनी पुरानी हैं, जैसे परंपरा से चली आ रही हैं, तो उन्हें हम बिना तर्क वितर्क के मान लेते हैं, वो मिथक अपना। ठीक है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रच्छते, ये उक्ति किसकी है? ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दंडी ने दी है परिभाषा अलंकार के बारे में। ठीक है, ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। अनलंकृति पुनः क्वापी, ये कथन किसका है? ये मम्मट का है। ठीक है, अब ये परिभाषाएं होती हैं बड़ी बड़ी, कई बार समझ में भी नहीं आती। इनमें ट्रिक क्या करे करो, कोई भी अगर जैसे है प्रच्छते याद कर लो लास्ट का, तो वो डंडी याद कर लो, या क्वापी याद कर लो तो वो मम्मट याद कर लो, पूरा भी याद ना हो तो कुछ संकेत चिन्ह बना के उनसे याद कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भूसर बिनु न विराजई कविता बनीता मित, ये कथन किसका है? ये है केशवदास जी का। इनमें से कौन सा हिंदी अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व नहीं मानता? तो इनमें कौन सा कवि है जो अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व नहीं मानता? सॉरी दोस्तों, प्राण तत्व मानता है। ठीक है, तो इसमें से कौन मानते हैं? वो है केशवदास। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ है। इनमें से किस आचार्य ने वाक्य रसात्मक काव्यम, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो वाक्य रसात्मक काव्यम, रस और बीस, इस तरह से याद कर लेना, रस और बीस, विश्वनाथ। ठीक है, तो ये किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, ये कथन किस आचार्य का है? पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक है, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो औचित्य किन का है सिद्धांत? ये क्षेमेंद्र का है। वक्रोक्ति कुंतक का है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमें असत्य कथन बताना, तो असत्य कथन है ये कि कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती। ठीक है, ये हमारा गलत है। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है। कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है। कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कल्पना में कौन से भेद कांट ने माने हैं?
तो कांट एक लेखक हैं, उन्होंने कौन से भेद माने हैं? तीनों माने हैं, उपर्युक्त सभी। पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, उद्भावक कल्पना, सौंदर्य बोधक कल्पना। मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? यौवन का प्रतीक है। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह कथन किसका है? यह है C.D. लेविस का। रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता, जो रोमांटिसिज्म है इसको साहित्यिक उदात्तता का नाम किसने दिया? ये दिया है विक्टर ह्यूगो ने। उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये हैं आदर्शमुख यथार्थवादी उपन्यासकार प्रेमचंद जो हैं। ठीक है, प्रेमचंद पहले तो आदर्शवादी थे, लेकिन जहाँ तक गोदान उपन्यास है, इनका सबसे लास्ट उपन्यास कौन सा है? गोदान। और गोदान तक आते आते ये हो गए यथार्थवादी। सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के नियंत्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। ये कथन किसका है? ये है राल्फ फाक्स का। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। ये कथन किसका है? ये है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, जो यथार्थवादी, यथार्थ का मतलब ही वो है कि जो है वो ही दिखाना, उसमें ना कोई बनावट ना कुछ अलग से। ठीक है, जो है वो दिखाना, यथार्थ का मतलब ये। प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो वो है फ्लावेयर को। मैडम बावरी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये है यथार्थवादी उपन्यास। संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता? तो जो संसार में व्याप्त कलुष है और मलिनता है, इस पे कौन पर्दा नहीं डालता? यथार्थवादी। ठीक है, यथार्थवादी तो वही दिखाएगा जो है। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? ये है डॉक्टर धनंजय वर्मा की। इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंध है? तो ये सभी तथ्य आधुनिकता से संबंधित हैं। कौन कौन से? आधुनिकता मानव विकास की गतिशील प्रक्रिया है। आधुनिकता मानव मूल्यों नवीनीकरण भी करती है और नए मूल्य भी प्रदान करती है। जो आधुनिकता है, आधुनिकता का संस्कार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आधुनिकता ही तो है जो अपने पुराने आदर्श और अपनी जो पुरानी संस्कृति धीरे धीरे सब मतलब पीछे छोड़ते आ रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आधुनिकता ही है। हिंदी के रीति ग्रंथ आलोचना के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो जो हिंदी के रीति ग्रंथ हैं वो आलोचना के सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित हैं। जहाँ एक शब्द या अप्रस्तुत संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यक्त करता है, वहाँ इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो वो प्रतीक के अंतर्गत। प्रतीक मतलब किसी को चिन्ह बना के प्रतीक उसके माध्यम से प्रस्तुत करना किसी चीज को। ठीक है, कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। ये कथन किसका है? ये हार्वर्ड रीड का है। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? तो जो बिंब बनते हैं शब्द चित्र, तो वो एक से अधिक मतलब जो अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं, तो वे किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो वे हैं संकुल बिंब में। ठीक है, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है स्पिनगार ने। इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो व्याख्यात्मक जो समीक्षा का श्रेय दिया जाता है वो T.S. इलियट को दिया जाता है। इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस माना है? तो श्रृंगार रस को केवल एकमात्र रस जो माना है वो माना है भोजराज ने। ठीक है, किसने? भोजराज ने। जहाँ आरोप्यमाण
एवं आरोप विषय दोनों ही कथित होते हैं, वहाँ कौन सी सब शक्ति होती है? वहाँ होती है सारोपा लक्षणा। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? तो स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता हैं रूसो। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? तो अरस्तु के ग्रंथ का नाम है पोएटिक्स। रिपब्लिक ये प्लेटो का है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? तो गुण संप्रदाय इनमें से किसका है? तो रीति संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? गुण संप्रदाय भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है ये भी। सुबरन को खोजते फिरत कभी व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपते रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? एग्जाम में पूछ लें ये क्या है, तो ये दोहा है। ठीक है, रस छंद अलंकार जब छंद में पूछेंगे तो ये क्या है? दोहा। चौपाई सोठा क्या है? तो ये क्या है? दोहा हो गया। ठीक है, अगर अलंकार पूछा तो इसमें है अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार। भूषण बिनु न ब्राजई कविता वनिता मित्र में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये है श्लेष अलंकार। और ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से किसने किया? तो औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। संप्रदाय जरूर देख लेना, पूरे 6 के 6 संप्रदाय किस किस के हैं। ठीक है, 1 आध मिनट याद करने में आपको लगेगी, लिख के या बुक में हो आपके तो आराम से उन्हें जरूर याद कर लेना। ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो वो आनंदवर्धन ने माना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा आनंदवर्धन ने माना है। आगे देखते हैं, रस ध्वनि को काव्य आत्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया है? तो रस ध्वनि को काव्य आत्मा पद पर प्रतिष्ठित करा है वो है अभिनव गुप्त ने। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता कौन माने जाते हैं? तो साधारणीकरण का सिद्धांत किसका है? वो है भट्टनायक। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो रस सिद्धांत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। रस मीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की है, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, और रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार चारों पूछी गई हैं अलग अलग ऐसी रचनाएं। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, तो ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, ध्यान से देखना है ना, ये सारे एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण सिद्धांत में किसने किया है? मतलब किस विद्वान ने किया है? तो मधुमती भूमिका का किसने किया है? वो किया है श्याम सुंदर दास ने। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, तो साधारणीकरण जो माना है आलम्बन धर्म का वो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किस आचार्य ने माना है? तो संयोग का अर्थ अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किस आचार्य ने माना है? ये माना है शंकुक ने। आगे देखते हैं, आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या इनमें से किस उल्लेख में की है? तो वह है चित्र तुरंग न्याय। ये किसका है? शंकुक का है। ठीक है, कई बार इसे ऊपर दे देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं चित्र तुरंग न्याय सूत्र किसका है? तो ये है शंकुक का। अब मधुमती भूमिका ये है श्याम सुंदर दास। रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना का व्यापार किसने किया है कहा है? यह है अभिनव गुप्त ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के आचार्य हैं? जो रामचंद्र शुक्ल हैं किस प्रकार के आचार्य हैं? ये हैं रसवादी आचार्य हैं। ठीक है, और डॉक्टर नागेंद्र पूछे हैं तो नागेंद्र भी ना रसवादी आचार्य। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, संचारी, और ये भट्टनायक ने कहा है। ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक ने। ठीक है,
रसे वेशः तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है, इसकी सबसे पहले जो व्याख्या मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है। यह मत किस आचार्य का है? यह भट्टलोलट का है। रस सूत्र के व्याख्याताचार्यों में से किस का मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का। ठीक है, अनुमितिवाद शंकुक का, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। आगे देखते हैं। भाव तक साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है? भट्टनायक ने दी। साधारणीकरण से ही समझ जाना कि साधारणीकरण की परिभाषा किसने दी? भट्टनायक ने दी। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, में कौन सा अलंकार है? तो ये है प्रतीप अलंकार। रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? तो जो रस की सत्ता है उसे आत्मगत किसने माना है? वो है अभिनव गुप्त ने माना। रस की सत्ता को आत्मगत माना है अभिनव गुप्त ने। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनव गुप्त ने। किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। और भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। ठीक है, ये 4 हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं, इनको जरूर देख लेना, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर बार बनता है। इनके दर्शन भी देख लेना, इनके सूत्र भी देख लेना कि मतलब किस किस अर्थ में दी है। ठीक है, और क्या क्या है। तो ये मतलब इनसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है पूछने का, भरत मुनि के, क्योंकि सबसे पहले रस की जो व्याख्या है सब कुछ भरत मुनि ने ही दी है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन तो बनता ही है हमेशा। ठीक है, और अब जैसे ये तो तैयारी आप काव्य शास्त्र है, जैसे साहित्य है, बुक से कुछ पढ़ भी रहे, साथ में ना आप संस्कृत भी आएगी, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है जो अपने हिंदी में आती है, लेकिन कुछ आती है, उसे देख लेना। संस्कृत के जो लेखक हैं उनकी वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ, उससे अगर तुम उतना भी देख लोगे ना तो लेखक तो वहीं से सही कर लोगे। थोड़ा उसमें क्या रहा है, आप धातु रूप है, शब्द रूप हैं, ये याद करने पड़ेंगे, इन्हें याद कर लेना। और थोड़ा सा अपना जो संस्कृत के समास वमास पूछे आते हैं, संधि पूछी आती है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वे ज़्यादा नहीं आते। और जो अनुवाद आते हैं तो वो तो देख के भी सही हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी आप समझ रखते हो तो। ठीक है, और बाकी अपना जैसे थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहो, और जो पढ़ा है उस पर अपनी कमांड ज़रूर बनाओ। नया पढ़ने की कोशिश बाद में करना, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है कि आगे की जो मतलब नया पढ़ने की कोशिश अब बाद में करना। जो अब तक आपने पढ़ा ना, एक बार अच्छे से उसे देखना कि ये वीक ना हो जाए जो तुमने अब तक पढ़ा है। ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, लेकिन जो अगर आप डीप के चक्कर में पढ़े और उसे भी छोड़ दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, करत करत अभ्यास दे जड़मति होए सुजान। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।